किसे प्रधानमंत्री मोदी अपना बॉस कह सकते हैं? माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर क्यों भरोसा जताया? पार्टी ने उन पर क्यों भरोसा जताया? हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। हिंदुइज्म का फैक्टर ज्यादा मायने रखता है, कास्ट फैक्टर अब पीछे रह गया। प्रधानमंत्री मोदी की नजर 2029 और 2034 के चुनाव। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी का भी कोई बॉस हो सकता है? किसे प्रधानमंत्री मोदी अपना बॉस कह सकते हैं? और वो बॉस है कौन? आप समझ गए होंगे, भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की बात कर। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना बॉस क्यों कहा, क्या खास है उनमें, और प्रधानमंत्री के बॉस, बीजेपी के बॉस कहिए, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वो बॉस बने। सबसे पहले बात आती है कि 45 साल के नितिन नवीन को बनाकर बीजेपी ने यह जताने की कोशिश की है कि अब बैटन नई पीढ़ी के हाथ में है, जेनजी के हाथ में है, युवाओं के हाथ में। तो क्या नितिन नवीन युवाओं को साधने में, जिस भरोसे के साथ पार्टी ने उन्हें यह पद सौंपा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना बॉस कहा है, तो क्या नितिन नवीन युवाओं को, जेनजी को साधने में कामयाब होंगे? इसके अलावा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तीन राज्य जहां उनकी कभी सरकार नहीं रही, तमिलनाडु, बंगाल और केरल। तो क्या यहां वो अपने चमत्कार से, अपनी कार्यशैली से यहां कमल खिला पाएंगे? इन राज्यों में कमल खिलेगा? जो जेनजी की बात हमने कही, युवाओं की बात कही, तो आपको बताऊं कि 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं, उनमें से 43% युवाओं का झुकाव बीजेपी के प्रति, और बीजेपी चाहती है कि 43% से संख्या बढ़कर और ज़्यादा हो, क्योंकि आने वाले चुनावों में, चाहे 2026 का चुनाव हो, 2029 का चुनाव हो या 2034 का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, 29 और 34 की, यही मतदाता, यही युवा, यही जेनजी सशक्त भूमिका निभाएंगे चुनाव में। दूसरा, बिहार कनेक्शन। बिहार में जिस तरह से पार्टी की जीत हुई, इसके अलावा बंगाल चुनाव, बंगाल में बिहारी वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, और जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती अगर इस बार है तो ये 3 राज्य हैं, उसमें बंगाल भी है। तो नितिन नवीन को बनाकर एक ये भी कोशिश है कि बंगाल में काफ़ी हद तक जो बिहारी वोटर हैं वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बिहार वैसे भी बीजेपी के लिए हमेशा से लकी रहा है, भाग्यशाली रहा है। 2014 की वो घटना याद करिए जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, और उसके बाद वो पटना के गांधी मैदान में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान में, लेकिन वो संबोधित करते रहे, जनसभा चलती रही और वो अपना भाषण देते रहे, जिसका गहरा प्रभाव मतदाताओं पर पड़ा, और इसी का असर रहा कि 40 में से 31 सीटें एनडीए जीती, और 30 सीटें जिस पर बीजेपी अकेले लड़ी थी, उनमें से 22 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। यानी
22 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, जो काफ़ी अच्छी जीत मानी जाती है। जो चुनौतियों की बात हमने कही, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कुछ हद तक पुडुचेरी भी, खास करके जो 3 राज्य जो हमने पहले बताए, क्या इन राज्यों में पहाड़ कैसे तोड़ पाएंगे नवीन? ऐसा क्या करेंगे? एक तो युवा मतदाताओं की बात हमने की ही, बंगाल में बिहार के वोटर्स का क्या रोल होगा वो भी बात की, लेकिन तमिलनाडु और केरला में क्या होगा? वहां बीजेपी क्या करेगी? तो वहां भी युवाओं को लुभाने की सबसे ज्यादा कोशिश होगी, युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश होगी। और अभी जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, आसाम और बंगाल गए थे, जब वो आसाम गए थे तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया था कि युवाओं को लेकर पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है, युवाओं को जोड़ने को लेकर पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है। तो चैलेंजेस, एक तो साउथ में विस्तार है इनके सामने, दूसरा 2029 का लोकसभा चुनाव है, यानी मुश्किल से आप समझें कि कुछ एक साल बचे हैं, 3 साल से ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा। असली परीक्षा वहाँ भी होंगी। तो एक के बाद एक परीक्षा नितिन नवीन के सामने है, इस बार के चुनाव 26 के और 2029 जो सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लोग ये पूछते हैं, इतनी कम उम्र, पढ़ाई भी कम, जिस जाति से आते हैं, कायस्थ जाति, उनके वोटर्स भी कम, उनकी संख्या भी कम, तो जब हर चीज, तमाम चीजें कम ही हैं, तो फिर अध्यक्ष क्यों बने वो? प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर क्यों भरोसा जताया? पार्टी ने उन पर क्यों भरोसा जताया? तो यहां भी एक साफ संकेत है कि बीजेपी अब कास्ट से काफी ज्यादा ऊपर उठ चुकी है और उनके लिए हिंदुत्व का फैक्टर, यानी हिंदुइज्म का फैक्टर ज्यादा मायने रखता है। कास्ट फैक्टर अब पीछे रह गया है। साथ ही एक कठोर संदेश है, एक साफ मैसेज भी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप में निष्ठा है, तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी शीर्ष तक पहुंच सकता है। जो कहते हैं ना, स्काई इज लिमिट। तो ये एक साफ संदेश है पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि आप मेहनत करिए, पार्टी के लिए काम करिए, ईमानदारी से काम करिए और परफॉर्म करिए। आपके लिए पार्टी सोच रही है। नितिन नवीन को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। आपको यह भी बताते हैं कि इससे पहले ऐसा नहीं था कि यह पहला प्रयोग था। इससे पहले भी 2001 में जना कृष्णमूर्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद फिर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। यहां तक कि जेपी नड्डा भी, जो नितिन नवीन से पहले अभी अध्यक्ष थे, अमित शाह के बाद उन्हें भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बाद में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो ये परंपरा भी बीजेपी में पहले भी ये हो चुकी है, इसलिए कोई नई परंपरा नहीं है। कुछ निजी बातें करते हैं। नितिन नवीन काफी ज्यादा अमित शाह से प्रेरित है। तो उनकी पत्नी, जो पेशे से बैंकर, उनके आदर्श नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं। एक इंटरव्यू में दोनों ने कबूल किया था। उनकी पत्नी ने कहा था कि उनको प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली बहुत पसंद है, वो उनके आदर्श हैं। तो इन्होंने कहा था कि अमित शाह जिस तरह से हैं वो उनके आदर्श हैं। यानी पति का आदर्श अमित शाह, पत्नी के आदर्श प्रधानमंत्री मोदी। शुरुआत में काफ़ी कम समय में राजनीति में आए, लेकिन अजय रहे। यानी पहली बार जब 2006 में वो चुनाव लड़े थे और इस बार तक 2025 तक एक भी चुनाव नहीं हारे, लगातार जीतते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, एक बार उन्होंने खुद कहा था कि शुरुआत में खुद पर शक था,
सवाल था कि मैं कितनी दूर तक चल पाऊंगा, कितना चल पाऊंगा। लेकिन आज उन्होंने साबित किया कि वो कितनी दूर और कितना चलने की बात तो छोड़िए, उन्होंने तो दौड़ ही लगा दी। अब आपको बताते हैं, सब लोग यही जानना चाहते होंगे कि आखिर ये फैसला हुआ कैसे, उनकी प्रोफाइल में आखिर क्या दिखा। इसकी पूरी स्क्रिप्ट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लिखी गई थी। रविवार का दिन था, अमित शाह वहीं रुके हुए थे, उनका प्रवास वहीं था और एक लंबी बैठक, काफी कॉन्फिडेंशियल बैठक हुई नितिन नवीन के साथ उनकी, जहां उन्होंने एक तरह से इशारों में कह दिया कि उनके लिए किस जिम्मेदारी, उनको कौन सी जिम्मेदारी सौंपने की चर्चा चल रही। इसके बाद वो अगले दिन शाम, सोमवार को वो दिल्ली आए। यहाँ वो जेपी नड्डा से मिले, बीएल संतोष से मिले और यहाँ भी उन्हें ये हिंट दे दिया गया था कि पार्टी उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर सोच रही है और वो कैसे होगा, क्या होगा, इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें दे दी गई थी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने भूपेश बघेल को खत्म किया, तो वो पार्टी के अमित शाह के गुड बुक में थे और लो प्रोफाइल रहकर पार्टी को जिताना, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात साबित हुई। दरअसल पार्टी की नज़र, प्रधानमंत्री मोदी की नज़र 2029 और 2034 के चुनावों पर। वो अब ऐसे नेता चाहते हैं जो अगले 15-20 सालों तक ऊर्जा के साथ दौड़ सके, ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए काम कर सके। न सिर्फ 29 बल्कि 34 के चुनाव तक की बात मैं कह रहा हूं। तो ऐसे में यंग और एनर्जेटिक विजन वाला कोई नेता चाहिए। ऐसी पीढ़ी जो डिजिटल इंडिया को समझे, ऐसी पीढ़ी जो न्यू इंडिया को समझे, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की भाषा को समझती हो। दूसरी बात, नितिन नवीन कोई पैराशूट कैंडिडेट तो है नहीं। इतने सालों से लगातार संगठन का उन्हें लंबा अनुभव है। इससे पहले वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, अजय रहे, जैसे मैंने कहा, लगातार जीतते रहे हैं, छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर साबित हुए, लो प्रोफाइल हैं, आरएसएस का भरोसा भी है, मोदी अमित शाह दोनों के गुड बुक में हैं। तो ये सारी चीजें काफी मददगार हुई उन्हें यहां तक पहुंचने में, और ये बीजेपी के लिए एक युग परिवर्तन की शुरुआत है। लेकिन आखिरी में मैं यही सवाल करूंगा, मेरे मन में जो सवाल है, क्या नितिन नवीन बंगाल के भद्रलोक में बीजेपी की एंट्री करवा पाएंगे? क्या तमिलनाडु में कमल खिला पाएंगे? क्या केरल में बीजेपी का झंडा लहराएगा? तत्काल चुनौतियां तो उनके सामने यही है। धन्यवाद।